उपनिवेशवाद। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनके बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपसी प्रतिस्पर्धा यूरोपीय कंपनियों के बीच हो रही है, ये पहले दिन की कहानी नहीं है। आपको याद है कल हमने कहानी सुनाई थी पुनर्जागरण की। उस समय भी क्या हुआ था? पुस्तूनिया से बहुत सारे व्यापारी कहाँ पहुंच गए थे? इटली पहुंच गए थे, पहुंचे थे। और इटली में आपसी प्रतिस्पर्धा क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो जब आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ी तब नई भौगोलिक खोज शुरू हुई, और जब नई भौगोलिक खोजें शुरू हुई तो अमेरिका खोजा गया, भारत खोजा गया, फिर ये भारत आए तो फिर इनकी बीच में यहाँ पर भी क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा। यानी ये व्यापार की प्रतिस्पर्धा है। किसकी प्रतिस्पर्धा? व्यापार की प्रतिस्पर्धा है। और बहुत सारी कंपनियां बन रही है व्यापार के लिए, इन कंपनियों के बीच में ही क्या हो रही है? अब आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, यहां पर जो भी चीज आप दिमाग लगाएंगे 1857 के पहले तक याद रहेगा। कब के तक? 1857 के पहले तक जो भी आप सोचेंगे, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, उसमें हमेशा कंपनी दिमाग में रहना चाहिए। क्या? और एक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है। कैसी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। उसको आज की प्राइवेट कंपनी के अनुसार सोचना है। आज की जो निजी कंपनियां हैं, मान लो रिलायंस, आइडिया, एयरटेल और भी न जाने जितनी, वो प्राइवेट कंपनियां जैसा आज सोचती है बिल्कुल वैसा ही ये ईस्ट इंडिया कंपनी और यहां से आने वाली सारी कंपनियां सोचती थी। ऐसे सोचना है। निजी कंपनियों का मूल उद्देश्य क्या होता है? केवल लाभ कमाना, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। लाभ कमाने के तरीके क्या है? क्या कमाना है? लाभ कैसे कमाएंगे कंपनी? लाभ कमाने का तरीका ये होगा, हाँ, लागत को क्या करो? लागत को कम करो और प्रॉफिट को क्या करो? बढ़ा दो, है ना? प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट बढ़ाने का मतलब है मुनाफा लेकर बेचना। क्या लेकर बेचना? मुनाफा लेकर बेचना। वास्को डी गामा आया, 1 रुपए का माल कितने रुपए में बेचा? मुनाफा कमाया। कमाया कि नहीं? तो उसका उद्देश्य क्या था? प्रॉफिट कमाना है, मुनाफा कमाना है, सस्ता माल लेना है। मुनाफा कमाने के लिए क्या करोगे? सस्ता माल लो, है ना? सस्ता माल लेना है और महंगा बेचना है। सस्ता माल कौन सा मिलता है हमेशा? कच्चा माल सस्ता होता है। और महंगा कौन सा होता है? तैयार माल। तैयार माल हमेशा क्या होता है? महंगा होता है। कपास सस्ता होगा, कच्चा माल है। कपड़ा बना दोगे, कैसा माल है? तैयार माल है, महंगा हो जाएगा। तो कंपनी हमेशा क्या कमाने की सोचेगी? और हमेशा क्या सोचेगी? लागत को। तो आप पूरे टाइम यही दिमाग लगाओगे कि हमको लागत कम करना है। कंपनी के बारे में सोचो, खुद कंपनी का मैनेजर बन के सोचो, तो ये आधुनिक भारत का इतिहास समझ में आएगा। आधुनिक भारत का इतिहास कुछ और नहीं है, कंपनी की कहानी है। और यहाँ से इकोनॉमी शुरू होती है। इनके जैसे इकोनॉमी शुरू की है वैसे ही फिर आगे इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? हमेशा क्या करना पड़ेगा? लागत को कम करने पर दिमाग लगाना है और लाभ कमाने के लिए कच्चा माल यानी सस्ता माल खरीदना है और सस्ता माल खरीद करके तैयार माल को महंगा बेचना है। अब माल को महंगा बेचना है तो माल अगर आप इतने से जगह में बेचोगे तो लिमिटेड लोग खरीदार हैं। लिमिटेड लोग खरीदार है तो माल ज़्यादा बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा, माल डंप होने लगेगा। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि जितना एरिया में बेच रहे हो वो एरिया को क्या करो? बड़ा करो। इस एरिया को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी देसी रियासतें हैं उनको धीरे धीरे जीत करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ब्रिटिश प्रांत में। जब ये ब्रिटिश प्रांत में कन्वर्ट हो जाएंगे तब एरिया क्या होता जाएगा? तो माल बेचने के लिए एरिया बड़ा मिला। केवल माल बेचने के लिए एरिया बड़ा करने से फायदा नहीं होगा। एरिया बड़ा करने से फायदा नहीं है, बल्कि एरिया के लोगों की सोच भी बदलनी पड़ेगी ताकि वो आपका माल खरीदे। वो लोग धोती पहन रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं,
आपको उनकी क्या बदलनी पड़ेगी, सोच बदलने के लिए उनको क्या बनाना पड़ेगा, आधुनिक बनाने के लिए क्या करोगे, आधुनिक शिक्षा दोगे, क्या दोगे। तो अब हमारे सोचने का नजरिया दो होगा। पहला तरीका कि हमेशा क्या सोचना है, लागत कम करने का सोचना है, हमेशा सोचना यही है, दिमाग में यही रख करके इसको पढ़ना है। कंपनी हमेशा अपनी लागत को कम करने में 50 जगह दिखा दूंगा जहां उन्होंने लागत कम करी है। दूसरा हमेशा सोचना है कि वो अपने बाजार को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। बाजार को बड़ा करने के लिए देशी राज्यों को जीतेंगे और वहां के लोगों को आधुनिक बनाएंगे। रूढ़िवादी से, रूढ़िवादी परंपरावादी का उल्टा क्या होता है, आधुनिक होता है। तो आधुनिक बनाएंगे तो आधुनिक क्या देंगे, शिक्षा देंगे। आधुनिक शिक्षा उस समय कौन सी है, अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी की शिक्षा देने पर प्रयास करेंगे। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, महिलाओं को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे ताकि वो भी क्या बने, आधुनिक बने। जितना व्यक्ति आधुनिक बनता जाएगा उतना नए नए ब्रांड खरीदेगा। आज भी तो यही हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, नया नया मोबाइल आया नहीं तो आप खरीद के हो जाता है, हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप आधुनिक बन चुके हो। इसलिए आधुनिक मटेरियल आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो अब भारत एक बड़ा क्या बन चुका, बाजार। इस भारत को इतना बड़ा बाजार बनाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। इनने अपनी आप लोगों की सोच बदली कि जो कंपनी आई है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। वो इसी के लिए आपके देश में आई है। उसको लाभ कमाने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो कर गए। वो लाभ कमाने के लिए भारतीयों को आधुनिक बनाना था तो उन्होंने बना दिया। अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने आपको क्या बनाया, आधुनिक बनाया। अपने प्रॉफिट को और बढ़ाने के लिए वो लंबे समय तक टिके रहना चाह रहे थे, तो बार बार अपनी नीतियां बदल रहे थे समय के साथ। पहले केवल 1600 से 1757 तक वो नुकसान में थे। उनको जरूर लग रहा था कि वो क्या है, फायदे में है, यहाँ से माल ले जाकर के वहां फायदे में बेच रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा था, कच्चा माल जा रहा था और सोना भारत आ रहा था। वो उस समय की स्थिति में क्या थे, नुकसान की स्थिति में। उस नुकसान का उन्होंने नीतिगत बदलाव किया और फिर चेंज करके आपके आंतरिक मामलों में क्या करना शुरू किया, हस्तक्षेप करके फिर आप लोगों के पैसे से आपका माल खरीदना शुरू किया। और यहां से शुरू हुआ धन का निष्कासन। धन का क्या शुरू हुआ, निष्कासन शुरू हुआ ना धीरे धीरे करके। और पैसा अब धीरे धीरे कहाँ जाने लगा, ब्रिटेन जाने लगा। कई तरीके से जाएगा, कई तरीके से। और एक दिन आपको 1947 में 190 साल में, कितने साल, 190 साल में वो आपको कंगाल करके छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि उद्देश्य क्या था, वो लाभ कमाने के लिए ही आए थे। कुल मिलाकर हम ये कहें कि अंग्रेजों का भारत में आना भारत को आधुनिक बनाने की दृष्टि से बिल्कुल तार्किक था। नहीं तो आज भी आप राजा महाराजाओं के चंगुल में गुलाम फंसे हुए थे। हमको चाहिए संप्रभुता। क्या चाहिए, संप्रभुता का मतलब है बिना किसी के दबाव में निर्णय लेना। निर्णय कैसा लेना, स्वतंत्र निर्णय लेना, वो चाहिए हमको। चाहिए था कि नहीं। तो हमने कल 2-3 कहानी बताई थी परिवार की भी, कि महिलाएं अब संप्रभु होने लगी है, अब अपना निर्णय स्वयं लेने लगी। नहीं तो हजारों साल से महिलाओं को आपने क्या किया था, चार दीवारी में बंद करके रखा था कि नहीं। चार दीवारी में महिलाएं बंद थी और स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पा रही थी, यानी वो संप्रभु नहीं थी। अब उनको हमने क्या बना दिया, संप्रभु बना दिया, सशक्त बना दिया, ये सब हुआ। ठीक, तो हमारा दृष्टिकोण रहेगा हमेशा कंपनी के दृष्टि से सोचना है। कंपनी जैसा सोचती है आज की, वैसे ही सोच के चलोगे आप। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। अंग्रेज आए आए होंगे, हमारा मतलब है किससे, कंपनी से, और कंपनी के लाभ से। और कंपनी लाभ कमाने के लिए लागत को कम करेगी और माल को महंगा बेच करके मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो अब आप सोचो कंपनी के दृष्टिकोण से। मान लो कि 1600 में पहली बार कंपनी आई, 1600 में आई, तो 1600 में कंपनी आएगी, भारत का क्या खरीदना है उसको, माल खरीदना है। माल खरीदने के लिए एक गोडाउन बनाएगी। माल खरीदा और माल को कहाँ रखा, गोडाउन में ले जाकर रखेगी।
ठीक है, ये गोडाउन बन गया उसका। इस गोडाउन में वो माल रख रहे हैं और माल को फिर जहाज में भर करके अपने देश ले जाएंगे। किस में भरकर? अब जहाज में भर कर ले जाना है तो ये गोडाउन कहाँ बनेगा? बंदरगाह पर बनेगा। हमेशा वो बंदरगाह पर क्या करेंगे? गोडाउन बनाएंगे। बनाएंगे ना? सही है। अब आप सोचो कि उस समय सड़कें नहीं है बहुत अच्छी सड़क नहीं है, तो अब माल को गोडाउन तक लाने में भी समस्या जाएगी कि नहीं? तो शुरुआती दौर में वो जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? इन तटीय क्षेत्रों में अपने गोडाउन बना बना के इन्हीं जगहों पर से व्यापार करेंगे। वो सबको देख लो, सूरत में पहले बार में उन्होंने अपना गोडाउन बनाया। उस गोडाउन को कोठी बोला। गोडाउन को क्या बोला? उस कोठी में क्या रखा जाएगा? माल रखा जाएगा। यहाँ माल खरीद के जमा करेंगे और फिर एक दिन जहाज में भरकर उस माल को ब्रिटेन भेज देंगे। उस कोठी का माल कोई चुरा न ले, इसके लिए इसके अगल बगल में वो किलाबंदी कर देंगे। क्या करेंगे? किलाबंदी। और इस किले के आसपास कुछ बंदूकधारी लोगों को रख देंगे। आप भी करते हो, गार्ड रखते हो कि नहीं? कोई माल चोर न ले, इसलिए क्या किया जाता है? बिल्कुल ऐसा ही सोचिएगा, ठीक है, कंपनी के दृष्टिकोण से। तो कंपनी ने शुरुआत में पहले क्या बनाया? गोडाउन बनाया। गोडाउन को क्या बोला? कोठी। फिर उसके आसपास क्या कर दी? किलेबंदी कर दी। और वहां पर कुछ बंदूकधारी लोगों को या कुछ गार्ड लोगों को लगा दिया ताकि कोई माल की चोरी ना कर सके। आज भी अभी कंपनियां ऐसी ही करती है। उसका एक गेट होता है, गेट के अंदर कोई नहीं जाएगा, एक गेट पर कीपर रहता है, गेट कीपर रहता है कि नहीं? बिल्कुल सेम दृष्टिकोण सोचिए। अब इस माल को खरीदा आपने, इसकी देखरेख करने के लिए कितना माल आया, कितना माल गया, इसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा ना। इस लेखा जोखा को रखने के लिए एक अधिकारी की जरूरत पड़ेगी। उस अधिकारी जो यहाँ का पूरा काम को गवर्न कर रहा था। क्या कर रहा था? यानी कितना माल खरीदा गया, कितना बेचा गया, उसको गवर्न कर रहा था। इसलिए उसको नाम दिया उन्होंने, समझ में आई बात? ऐसे किसका पद आया? ऐसे ही कंपनियों में एक मुखिया होता है, ठीक है ना, सीएमडी होता है, उसका चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कि नहीं? वो सब कुछ देखता है। वैसा ही कौन था? तो ऐसे एक नया पद शुरू हुआ, किसका? गवर्नर का। ठीक। अब 1853 तक ये लोग बिल्कुल तट के किनारे किनारे का ही माल खरीद रहे थे। फिर इन्होंने देखा कि यार अब माल अंदर का भी चाहिए हमको। जहां अंदर से माल कैसा मिलेगा? सस्ता मिलेगा, लेकिन वहां रोड नहीं है। तो इन्होंने दोहरा काम किया। रेलवे की क्या बिछा दी? पटरी बिछा दी। और रेलवे के माध्यम से माल कहाँ पहुंचने लगा? ये गोडाउन में पहुंचने लगा। पहुंचेगा। तो रेलवे की पटरी बिछाने के लिए भारत में पैसा था नहीं, तो उनने क्या किया? 1853 से निवेश करना शुरू किया ना, पैसे से पैसा कमाना। तो उनका दो काम हुआ। पहला काम, रेलवे की पटरी बिछाने से जो प्रॉफिट होगा वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ में उनका अंदर का माल कहाँ पहुंच गया? बंदरगाह तक पहुंच गया और सस्ता माल उनको मिल गया। उनको माल कैसा चाहिए? बस कंपनी के दृष्टिकोण से सोचो कि माल कैसा चाहिए, और तैयार माल के लिए उनको बाजार क्या चाहिए? बड़ा। अब माल आया गोडाउन से, फिर जहाज से भरकर तैयार, बंदरगाह पे उतरा, फिर इसी ट्रेन से कहाँ पहुंच गया? अंदर तक पहुंच गया। पहुंचा अंदर, तो तैयार माल का बाजार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अभी तक माल कहाँ बेच रहे थे? वो किनारे किनारे बेच रहे थे। अब कहाँ तक बेचेंगे? अंदर तक बेचेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो रेलवे की पटरी बिछाना उनका आर्थिक उद्देश्य था। कल तो कहानी बताई, उससे एक कदम हम अब आगे क्या बढ़ गए? बढ़े ना, कि माल को अंदर तक ले जाना है और अंदर से माल खरीद के लाना है। ठीक है। कंपनी इसी दृष्टिकोण से पूरे टाइम सोचते रहेगी। अब कंपनी को पहले माल खरीदना यही काम चलता रहा, ये व्यापार करने का काम था शुरुआत में, लेकिन बाद में वो राजस्व वसूली भी करने लग जाएगी। यहाँ से कुछ टैक्स वसूलने लगी। कहाँ से? बंगाल से। देखा था ना, बंगाल में उनको कर वसूलने का अधिकार मिलेगा। तो कर को कलेक्ट करने, कर को क्या करने? कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर लगेगा।
कलेक्ट करने वाले को क्या बोलोगे? कलेक्टर। और जो आज कलेक्टर है वो क्या करता है? केवल कर को ग्रहण करता है, यानी राजस्व क्या करता है? संग्रहण। एकमात्र उद्देश्य है उसका क्या करना? राजस्व का संग्रहण करना। यही काम है, वो अंग्रेजों के काल से चल रहा है। तो अंग्रेजों ने ही कौन सा पद बनाया? कलेक्टर का। क्या कलेक्ट करने के लिए? कर मतलब कौन सा कर? राजस्व। आज भी कलेक्टर का वही काम है, राजस्व का क्या करना? संग्रहण करना। और ये किससे शुरू हुआ? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने ये काम कब से शुरू करेंगे? जब 1765 में कौन सी संधि होगी? इलाहाबाद की संधि के बाद शुजा-उद-दौला कि शाह आलम द्वितीय। अब आपको पता होना चाहिए कौन शाह आलम द्वितीय। मैं पहले इसलिए कहानी सुनाता हूँ कि आप याद करो शाह आलम द्वितीय कौन है। कौन है शाह आलम द्वितीय? मुगल सम्राट है। कब से कब तक रहे? 1759 से 1806 तक, 1806 तक। सही कह रहा हूँ? कौन रहा है? जी सही है। तो शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट है। उत्तरवर्ती कि पूर्ववर्ती? उत्तरवर्ती। कमजोर है कि शक्तिशाली है? कमजोर है ना? पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, सब काम होते रहेंगे। कंपनी के दृष्टिकोण से सोचेंगे। अब थोड़ी थोड़ी पृष्ठभूमि बना दी है हमने, अब आगे अंदर देखिए क्या होता है।